हेलो, मैं फरजान और आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी। और हम लोग लगा रहे थे न्यूमेरिकल सीरीज़ में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको सबसे पहले लूप को ऑब्जर्व करना है, फिर आपको वहाँ से करंट इक्वेशंस बनानी है और आप फिर करंट को फाइनली वहाँ से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्वेश्चन हमारे पास किरचॉफ्स लॉ से ही रिलेट करता हुआ है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ अलग अलग पूछी गई हैं। जैसे कह रहे हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो सेल हैं, एक सेल है ये E1 जो 12 वोल्ट का है और दूसरा सेल है ये हमारे पास E2 जो 6 वोल्ट का है। इन दोनों सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट है। साथ ही साथ एंड द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन R, और ये जो रजिस्टर R लगा है 4 ओम का, इसके लिए रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। तो हम क्वेश्चन को दो बार में करेंगे। पहले हम क्वेश्चन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इन सेल्स का, उसके बाद हम रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन कैलकुलेट करेंगे। अब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आपको ऐसा कोई सर्किट दिया है तो आप वहाँ से पहले करंट को फ्लो करवाएंगे। अगर आपको किरचॉफ्स लॉ लगाना है तो हमारे पास ये पहला सेल है जिसका EMF E1 है, तो इससे जो करंट निकलेगी, करंट हमेशा जो है पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाती है, तो यहाँ से जो करंट आ रही है वो I1 है और ये E2 वाले टर्मिनल से जो करंट जाएगी वो कौन सी होगी, वो होगी I2। तो हमारे पास दो सेल हैं, एक की करंट होगी I1 और एक की करंट होगी I2। ये I1 और I2 ये इस पॉइंट पर आकर जब कंबाइन होंगी तो इस जंक्शन पे दोनों करंट को सम कर दिया जाएगा और इस R इक्वल्स 4 ओम से जो करंट पास होकर जाएगी वो होगी I1 प्लस I2। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब ये I1 प्लस I2 यहाँ जा रही है, तो इससे पार होकर कौन जाएगी, फिर जाएगी वो I1 प्लस I2। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये I1 I2 जब इस पॉइंट पर जाएगी तो दोबारा से इसको स्प्लिट होना पड़ेगा और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में उतनी ही करंट वापस जाएगी जितनी पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के गई थी। तो इस वाले से I1 निकली थी, तो ये I1 I2 जब ब्रेक होंगी तो ऊपर कौन चला जाएगा, I1, और नीचे वाले लूप में कौन जाएगा, I2। तो ये I1 यहाँ से वापस जाएगा और ये I2 यहाँ से वापस जाएगा। तो हमने करंट को तो सबसे पहले हमने सर्किट में ड्रॉ कर लिया। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप यहाँ पर लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए आपको जितने भी लूप हैं सब में वो करंट की इक्वेशन बनानी होगी। तो हमारे पास ये एक अपर लूप है, अपर लूप में हम क्लॉकवाइज चलने के लिए करंट की इक्वेशन बना रहे हैं। तो लूप में हमारे पास एक EMF है। हम लूप में क्या चीज़ देखते हैं कि हमारे पास कितने सेल या बैटरी लगी हैं, साथ ही साथ कितने रजिस्टर हैं। तो हमारे अपर लूप में एक ही सेल है, एक ही बैटरी है। अब आप जब क्लॉकवाइज चल रहे होंगे तो देखिए आप जाएंगे इसके निगेटिव टर्मिनल की तरफ, और आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जब आप निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो आपका जो EMF है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हम जो लिखेंगे फर्स्ट लूप की बात जब हम करेंगे तो फर्स्ट लूप में आपके पास जो EMF आ रहा है, देखिए ज़रा, वो EMF आपका निगेटिव आ जाएगा। तो हम लिखेंगे -12 इक्वल। अब एक ही सेल है तो हम एक EMF लिखेंगे, अगर दो सेल होते तो इफेक्टिव EMF लिखना पड़ता हमें प्लस माइनस करके। फिर आपके पास दो रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर ये रहा 2 ओम का। जब आप इसमें क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो देखिए आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज और करंट आ रही है आपकी अपोजिट, तो जब आपका मोशन करंट के अपोजिट होगा तो आप निगेटिव लेंगे I और R को। अब I तो है I1 और R कितना है 2, तो हम निगेटिव का लेंगे -2I1। याद रखिएगा, जब आप करंट के अपोजिट जाएंगे तो आप I और R को निगेटिव लेंगे। ठीक है, फिर आप वापस आएंगे लूप में, आपके पास एक रजिस्टर लूप में ये मिल रहा है, आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना पूरे लूप में। तो जब आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये करंट है I1 प्लस I2, ये आपके मोशन के अपोजिट जा रही है। ये करंट I1 I2 आपके मोशन के अपोजिट है। तो जब करंट मोशन के अपोजिट होगी तो करंट और रजिस्टर का जो प्रोडक्ट लेने वाले हैं वो हम निगेटिव लेंगे। तो हम लिखेंगे माइनस के, रजिस्टेंस है हमारे पास 4, और कितनी करंट यहाँ से आ रही थी, हमारे पास करंट आ रही थी I1 प्लस I2। तो बहुत आसान है, आप किसी भी लूप को ऑब्जर्व करें, आप उसमें देखें कि हम करंट के साथ जा रहे हैं कि करंट के अपोजिट जा रहे हैं, और आप एक इक्वेशन बना लेंगे। अब बारी आती है इक्वेशन को सॉल्व करने की। तो -12 इक्वल -2I1, ये -4 इंटू I1 तो हो जाएगा -4I1, साथ ही साथ -4 और प्लस का I2 तो हो जाएगा -4I2। अब जो साथ साथ वाले होंगे वो साथ साथ हो जाएंगे। तो ये -12 हमारे पास है। अब ये देखिए 2I1 और 4I1 माइनस माइनस के हैं, तो ये हो जाएंगे -6I1, साथ ही साथ ये माइनस का हमारे पास 4I2 है। अब आपका दिमाग ये कहता है कि भाई हम यहाँ से माइनस कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं। तो जब आप माइनस कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा प्लस का, इक्वल लगाएंगे, ये 6I1 हो जाएगा प्लस का, फिर आप प्लस लगाएंगे क्योंकि माइनस आप कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 4I2।
तो हमने फर्स्ट लूप के लिए करंट की इक्वेशन बना ली है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है। तो ये 2 से सिंप्लीफाई हो सकती है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, ये और ये, बहुत बढ़िया। तो ये तो छोटा हो गया मामला। अब हमारे पास अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 और 2 2 4, ये हमारे पास आ रही है इक्वेशन, फर्स्ट लूप की इक्वेशन। अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, ये जितना फर्स्ट लूप का आइटम था इसको हम पूरे को हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए अपनी इक्वेशन, और इस इक्वेशन को संभाल के यहां पर देखिए, बहुत प्यार से इसको यहां पर रख देना है। चली गई, बहुत बढ़िया। अब बारी आती है सेकेंड लूप की। तो आप जरा फिर से एक बार देखेंगे तो हमारे पास है भाई सेकेंड लूप। तो सेकेंड लूप जो है वो लोअर लूप है। अब फर्स्ट लूप के जितने भी आपके पास अरेंजमेंट थे, जो आपने क्लॉकवाइज चलाए थे या जो आपने सिंबल्स लिए थे, वो सारे हटा देने हैं, क्योंकि अब यही सारा काम हम सेकेंड लूप में करेंगे। जल्दी से आते हैं। अब सेकेंड लूप में जब हम क्लॉकवाइज चल रहे होंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से चलेंगे। ये चले हम सेकेंड लूप में क्लॉकवाइज तो चल दिए हम। अब जब क्लॉकवाइज हम चल दिए हैं सेकेंड लूप में, तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। हम जब सेकेंड लूप में क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक बैटरी मिलने वाली है। वो बैटरी जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, और जब ऐसा होगा, आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ को पॉजिटिव लिखते हैं। तो जल्दी से हम इक्वेशन बनाते हैं। ईएमएफ पॉजिटिव मतलब हम लिखेंगे 6। अब वोल्ट सिंबल की कोई जरूरत नहीं, 6 इक्वल। अब हमारे पास फिर से 2 रजिस्टर हैं सर्किट में, एक में क्लॉकवाइज आप आगे जाएंगे, आप आगे जा रहे हैं तो आप करंट के साथ जा रहे हैं। जब आप करंट के साथ जाते हैं तो करंट और रजिस्टर पॉजिटिव लिया रहता है, तो हम लिखेंगे 4, और करंट कितनी जा रही है इस 4 वाले से, ये जा रही है I1 प्लस I2। साथ ही साथ जब आप क्लॉकवाइज घूमते हुए नीचे वाले के पास आएंगे तो फिर देखिए आप जा रहे हैं आगे, और ये करंट भी आपके साथ आ रही है ना, देखो ये I2 आ रही है, तो ये I2 यहां भी तो आएगी ना I2। तो आप करंट के साथ जा रहे हैं। फिर से जब जब आपका मोशन करंट के मोशन के साथ होगा तो पॉजिटिव IR लिया जाएगा, तो फिर आप प्लस लगा देंगे। I कितना है I2 और R कितना है 1, तो 1 I2 लिखने का कोई मसला नहीं, हम सिर्फ लिख देते हैं I2। सॉल्व कर लेते हैं। 6 इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 I1 प्लस ये हो जाएगा 4 I2, और ये प्लस क्या हो जाएगा I2। साथ साथ वाले साथ साथ हो लेते हैं। तो देखिए, तो 6 इक्वल ये आ गया 4 I1, I2 साथ में हो जाएंगे ना, 4 I2 1 I2, कितने I2 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 I2। क्या इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब अच्छा, एक चीज और भी है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको मिली है, आपको यहां से किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट करना है, और उसके बाद आप दूसरे टर्म को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो सामान है ना ऊपर वाला, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बीच बीच में। ये सेकंड लूप का बाकी सारा मटेरियल यहां से हम हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। ये अपनी दूसरी वाली इक्वेशन है भाई जो सेकंड लूप से मिली है, इसको यहां लगा देते हैं। और अब अपनी पुरानी वाली इक्वेशन को ढूंढ के लाओ। देखो पुरानी चीजें बहुत कम आती हैं, ये हमारी पुरानी इक्वेशन है, ये इसको यहां पहुंचाया और नई वाली को थोड़ा सा यहां पहुंचा दिया। नाम देते हैं इनको, कोई ना कोई इनको नाम देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहां से किसी एक टर्म को इक्वल करके उसको एलिमिनेट करना है। तो देखो ये 3I1 है, ये 4I1 है, तो हम यहां पर 12 कर सकते हैं, और ये 2I2 है, 5I2, यहाँ पे 10 कर सकते हैं। तो हमारी मर्जी है, हम हमेशा I1 को एलिमिनेट करके I2 निकालना पसंद करते हैं। आपकी मर्जी, आप पहले I2 को एलिमिनेट करके आप I1 निकाल लेंगे। अच्छा, दूसरी एक बात है, ये 3 और 4 का जो मल्टीपल आप निकालेंगे 12 निकलेगा, तो उसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगी और सेकंड इक्वेशन को 3 से। तो जब आप ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपको जो नई वाली इक्वेशंस मिलेंगी वो देखिए, तो 6 × 4, 6 4 24 हो जाएगा, इक्वल लगाइए, 3 4 12I1 प्लस लगाइए, 4 2 8I2। चेक कर लेंगे कोई ना कोई गलती ना होती रहे, बीच में कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होती है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर देखो यहाँ 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 6 3 18, 4 3 12I1, साथ ही साथ 5 3 बहुत बढ़िया, ये आ गया 15I2। आप इसको सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे ये सिंबल चेंज करेंगे, आप सिंबल चेंज करेंगे। देखिए अब 24 में से आपके पास 24 में से 18 का कितने बचे, 24 - 18, जल्दी बताइए जल्दी, बहुत बढ़िया, 6 बचे। 6 इक्वल ये 12I1 प्लस का और 12I2 माइनस का, इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कैंसल। दूसरी बात 8I2 प्लस का 15I2 माइनस का, तो 8 - 15 ये बचेंगे, कितने बचेंगे भाई, माइनस के 7I2। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि हमने कैसे ये इक्वेशन को आपस में
इक्वल करके यहां पर हमने कैलकुलेशन किया और हम देखिए अब I2 कैलकुलेट करने ही वाले हैं। अच्छा, जब हम I2 कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू मिल जाएगी, उसको हम I1 में रख देंगे, उसको किसी भी इक्वेशन में रख के I1 निकाल लेते हैं वहां से। तो यहां से अगर आप पहले इसको थोड़ा सा ऐसा छोटा कर देते हैं पूरे सिस्टम को, ताकि हम इसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकें। ये लीजिए, हमने इसको अच्छा खासा छोटा कर दिया। अब यहां से आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं I2, तो I2 इक्वल, ये देखिए ये हो जाएगा 6 और 7 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा -6/7। हमारे पास I2 आ गया। बहुत आराम से हमने इक्वेशन बनाई, करंट फ्लो करवाई और इक्वेशंस 2 बनाई, उनको हमने सॉल्व करके I2 निकाल लिया। अब इस I2 को चेक भी करते रहेंगे हम, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो आपका पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, बहुत ध्यान रखनी है आपको। अब इसको पुट इन फर्स्ट, किसी भी भाई 1 में 2 में कहीं भी इसको रख सकते हैं हम, बहुत आराम से हम I1 निकाल लेंगे। तो अपने पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी, अच्छा इक्वेशन फर्स्ट अपने पास ये थी 6 = 3I1 + 2I2। अगर हम यहां पर रखेंगे तो हम इसको थोड़ा सा बाकी सब चीजों को हटा दे रहे हैं, ये सब हटा दिया, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो जब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 = 3I1 + 2 × I2 कितना है -6/7। बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। I2 की जो वैल्यू है आपके पास, इसको आप ऐसा संभाल के कहीं अभी रख देंगे, जरूरत पड़ेगी इसकी तो यहाँ से उठा लेंगे इसको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, और इसको हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं इसकी। हमने जो वैल्यू निकाली क्वेश्चन सॉल्व करके -6/7, उसको यहाँ पे रख देना है। तो 6 इक्वल, ये हो जाएगा 3I1, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 × 2 = 12/7। 12/7 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो 6 + 12/7 = कौन 3I1। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 7 = 42, तो 42 + 12/7 = 3I1। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। अब देखो 42 और 12, 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, साथ ही साथ 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 54 हो गया ना। 54 अपॉन में कौन है भाई, इधर अपॉन में 7 है, और इक्वल्स में कौन चल रहा है 3I1। लेकिन आपको तो I1 चाहिए, भेजो इसको भाई। तो हमारे पास आ जाएगा I1 इक्वल्स, क्या कैंसिल, चलो बाद में कैंसिल करेंगे। चलो 54/7 और ये 3 जाएगा डिनोमिनेटर में। कुछ कैंसिल हो रहा क्या इधर, देखो भाई 3 क्या कैंसिल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो 3 × 1 = 3, कितने बचे 2 बच रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा 3 × 8 = 24, ठीक है बहुत बढ़िया। तो हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा बताएं आप लोग। I1 आ रहा 18/7। क्या ये चीज समझ में आ रही है? एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। हमने I2 की वैल्यू को यहां रखा, -6/7 थी वो, और हमने ये करा 6 × 2 = -12, 12/7 को लेफ्ट हैंड साइड में, बहुत इजी कैलकुलेशन है, प्लस हो जाएगा 6 × 7 = 42 + 12, 42 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 54। अब आपने ये 3 को यहाँ भेजा तो 3 × 1 = 3, 2 बच रहे हैं, 3 × 8 = 24, तो I1 आ गया 18/7। बाकी सब चीजों को हटा देना है, हम लोग को चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपना I1। तो I1 हमारा ये आ गया 18/7। इस पूरे से हमें अब कोई मतलब नहीं भाई, पूरे से कोई भी मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपनी कैलकुलेटेड वैल्यूज चाहिए। तो एक बार फिर से हम लिख देते हैं कि हमने जो कैलकुलेट किया है I1 वो आया है 18/7, और हमने जो I2 निकाला वो आया -6/7। इन दो चीजों की आपको बहुत जरूरत है। दूसरी एक और जरूरी बात, आपको करंट पूछी ही नहीं गई थी, क्वेश्चन में पढ़ते ही निकालना क्या था भाई, हमें निकालना था फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल का पोटेंशियल, मतलब E1 का और E2 का पोटेंशियल चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ये जो 2 पॉइंट्स हैं भाई, जिनके बीच में ये सेल कनेक्ट है, तो अगर हम पोटेंशियल निकाल लें इन 2 पॉइंट्स का, तो ये तीनों पैरेलल में है ना, तो इन 2 पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो इसका तीनों का बराबर रहने वाला है। तो अगर हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, तो आर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल रहे हैं तो वो कैसे निकालते हैं हम, V = IR से। I बोले तो टोटल करंट और R बोले जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो V = I क्या हो जाएगा भाई, I हो जाएगा I1 + I2। तो I की जगह हम लिखेंगे 18/7 और प्लस लिखेंगे, लेकिन ये माइनस है तो ये हो जाएगा 6/7,
और साथ में r कौन है हमारे पास, ये देखिए r है हमारे पास 4। तो अब जरा आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 तो कॉमन है डिनोमिनेटर, 18 माइनस 6 कितना बचता है भाई, ये बचता है 12 और मल्टीप्लाई बाई 4। तो हमारे पास जो v आने वाला है, एक सेकेंड जल्दी से इसको थोड़ा सा साइड में करके, हाँ बहुत बढ़िया। तो अब इसको हम देखेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ रहा, तो v इक्वल्स 12 4 कितना होता है, ये होता है 48/7। तो हमारे पास इस r के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा, इस r के अक्रॉस वो आ रहा 48/7। अब दिमाग लगाने वाली बात है, इन दो पॉइंट्स के बीच r है, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच E1 है और इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच है हमारे पास E2। तो ईच सेल का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना इस r के अक्रॉस है। तो हमारा ये आंसर आ गया है, ईच सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस r। ये एक आंसर हमारा आ गया। इस आंसर के बाद हमने v और i1 i2 इनको संभाल के रखना, आगे इनकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये अपना v है, ये अपना v है, इस v को भी छोटा कर देते हैं और ये यहां पर इसको लगा देते हैं i1 i2 के पास में। ये पूरी कहानी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, हमने पोटेंशियल निकाल लिया। अच्छा, दूसरा जो टर्म ये पूछ रहे हैं तुमसे क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप जरा सा भी यहां से बहकेंगे और इस टर्म को अच्छे से, ये जो लिखा है ना, एंड द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन कैलकुलेट करना है, तो करना क्या है हमें, तो हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है पावर। मान लीजिए कि आपसे कहते हैं कि आपको एनर्जी निकालनी है, तो आप एनर्जी निकाल देते ना, E बराबर कोई सा फार्मूला लगा के, पता नहीं क्या करते यार तुम यहाँ पे, लेकिन ये तुमसे कह रहा है रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। हमने क्लास 9 से पढ़ रखा है ना, किसी भी चीज की रेट निकालना हो तो उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, तो एनर्जी बाई टाइम। अब एनर्जी बाई टाइम क्या होता है भाई, ये हमारे पास है पावर। एनर्जी बाई टाइम क्या है, पावर। तो ये तुमसे कह रहे हैं कि रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन आर, इस रजिस्टर का एनर्जी डिसिपेशन निकालना है कि ये रजिस्टर किस तरीके से एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, कितना टाइम लगेगा उसका। तो आपको यहाँ पर सीधे पावर कैलकुलेट करनी है, आपको बहुत ध्यान रखना है। तो हम पावर कैलकुलेट करेंगे। अब पावर E/T से नहीं कैलकुलेट होगी, हमारे पास पावर के लिए कुछ फार्मूला दिया होता है। तो एक पावर का फार्मूला था लास्ट वीडियो में, आप पावर निकाल सकते हैं P इक्वल्स EI से, आप निकाल सकते हैं P इक्वल्स I² R से। अब I² कौन है भाई, अपने पास टोटल जो करंट थी ना उसका स्क्वायर करना है। तो टोटल करंट अपने पास कैसे निकलती थी, याद है ना, I1 और I2 को ऐड करके। तो 18 माइनस 6 कितना हो गया, ये हो गया 12/7। अरे यार I1 प्लस I2 करोगे 12/7 आया था ना, 12/7 का स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई कौन है, R कौन है भाई अपने पास, R है अपने पास 4, क्योंकि इसी वाले के लिए आपको निकालना एनर्जी डिसिपेशन, तो आपको ध्यान रखना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बढ़िया करके, इसको सॉल्व करेंगे आप, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 और मल्टीप्लाई में है 4। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। आंसर यहां पर आपको खुद कैलकुलेट करना है, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले करंट को स्प्लिट करना है, उसके बाद आप क्लॉकवाइज दोनों, एक पहले फर्स्ट मैश में फिर सेकंड मैश में आप यहां पर करंट इक्वेशन बनाएंगे और फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तरीका आपको पता है किरचॉफ लॉ कैसे लग रहा। दूसरी एक बहुत जरूरी बात है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को लगाने की एक शॉर्ट तरीका। अच्छा, हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ रहे हैं टॉपिक इस टाइम, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने क्वेश्चन को किरचॉफ लॉ के तरीके से लगाएं, लेकिन आपके पास बिल्कुल फ्री हैंड होता है क्वेश्चन लगाने का। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये R1 जो इसका इंटरनल है, ये R2 जो इसका इंटरनल है, साथ ही साथ ये R जो एक्सटर्नल है, ये तीनों पैरेलल में है। तो आप अगर इनमें पैरेलल वाला फार्मूला लगा दें तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। I का एक फार्मूला होता है I इक्वल्स E/R प्लस R। तो आप यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इन सबको ऐड करके, और उसके बाद ये जो E है ये होता है E इफेक्टिव। अब एक E है 12 और एक E कैसा है 6, तो आप इफेक्टिव निकालेंगे तो 12 माइनस 6 हो जाएगा। तो आप वहां से करंट निकाल सकते हैं बिना किरचॉफ लॉ यूज किए, और करंट निकाल लिया आपने तो आप यहां पर आराम से एनर्जी डिसिपेशन और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन को लगाने का एक शॉर्ट तरीका ये है, और आप आंसर कमेंट कीजिए, और इस तरीके से भी आप आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है, फीडबैक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।